गुड आफ्टरनून एवरीवन। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो हाँ, आज शुरू करते हैं प्रतिशत की अगला पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। तो सब लोग जब जल्दी लाइव आ जाओ। नीर शर्मा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। तो अभी शुरू करें हम नेक्स्ट सेशन। लगभग 8 से 10 सवाल हम आज की इस क्लास में लेंगे और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। थोड़ा सा स्पीड इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि प्रतिशत के बेसिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बेसिक्स को जानने के बाद कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस हम इसलिए ले लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एग्जाम को हैंडल करना हम क्लासरूम से ही सीखते हैं मेरे भाई। और बिट्टू शर्मा, नमस्ते सर। नमस्ते बिट्टू। नमस्ते भाई सभी को, और शेयर कर दो एक बार, सब लोगों को बुला लो। चलिए तो अब शुरू करते हैं। हाँ, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 1:45 हम ऑलरेडी लेट हैं, उसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए बिना कोई समय खराब करिए। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। और फिर यहां पर थोड़ा सा ये लिखना है, फिर देखिए फिर भी कितना गजब का लिखा है। फिर 120 रुपए दान देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे ये देखना एक बार। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करेगा और बची हुई का 20% खाने पर। ठीक है, बची हुई का ध्यान रखना। और उसके बाद 120 रुपए दान करेगा। तो आप पहले इन बातों को समझना कि मैं ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करूंगा। पहले तो मैं सबसे पहले यह समझूंगा कि मान लो मेरी आय एक बार मैं यहां पर थोड़ा सा बेसिक करके बताता हूं, जो कि फाइनल नहीं रहेगा। फाइनल किस तरीके से नोट्स बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बार बेसिक समझते हैं। मान लो आपके पास इनकम है 1000। कितनी इनकम है? 1000 है। ये आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है भाई। और अगर 1000 इनकम है आपकी, तो इस 1000 इनकम में से आपने 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। 5% खर्च कर दिया आपने परिवहन पर। मान लो परिवहन का खर्चा 5%, अगर इसका निकालोगे 1000 का 5% कितना होगा, फिर आप देखोगे 1000 का 5% होगा 50। अगर 10% इसका 100 है तो 5% होगा 50। ये निकाल दिया, कितना बच गया? 950। अब ये जो 950 है ना, इसका 20% आप खाने पर खर्च करोगे। तो इसका 20% कितना होता है? 95। अगर 10% है तो 20% कितना होगा? डबल करोगे और वो आएगा 190। यानी 190 घटाओगे, अब जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 15 में से 9 गए 6, 8 में से 1 गया 7, 760। और इसमें भी वो 120 रुपए दान के देता है। मान लिया कितना देता है दान के? 120। अगर वो दान नहीं देता तो उसके पास 1500 बचते। तो ये सवाल समझ रहे हो, आपने 100 मान के किया तो इस तरीके से ऐसे घटता हुआ जाएगा। मैं अब ये सिखाना चाहता हूं आपको कि 100 से पीछा छुड़ाओ और थोड़ा सा स्मार्ट आप हो जाओ। और किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। हाँ भाई, क्लास रोज होती है, रोज इसी समय क्लास रोज होती है और प्रतिशत चल रहा है। हम इसको कंप्लीट करेंगे। 150 से 200 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस कर सकते हैं, जिनमें हम एकदम बेसिक से शुरू किया था और हम एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी मैं जो आपको ये कहना चाह रहा था कि आपने 1000 माना, कोई आपको 100 मानने के लिए कहेगा, तो मैं आपको ये मानने मनाने की बातों से पीछा छुड़वाता हूं। और आप एक बार सीधा सीधा ये समझिए ना, जिस बात से आपको डर लगता था
है ना, उसी के पास वापस जाना है यानी x। तो आपने एक काम किया, देखिए समझना बात को, अगर आपने ये बोला एक ही लाइन में आंसर आएगा, देखना एक ही लाइन में आंसर आएगा कि मान लिया कितनी है आई कितनी मान लिया आपने x, ठीक है, x बराबर आई मान लेते हैं, ठीक है, माना कुल आई कितनी है x है, x रुपए, ठीक है, और x जो आय है उस x का 5% खर्च कर दिया। अब देखिए जैसे मैं सोचता हूं वैसे आप, जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही आप सोचना कि अगर मैं टोटल x का 5% खर्च कर देता हूं तो 95% बचेगा, यानी इसका मैं 95%, इसका मैं 95% क्या कर दूंगा, परसेंट को हटा के बटा 100, ये मेरे पास बचा 5% मैंने क्या कर लिया, खर्च कर लिया। x का 5% खर्च कर देने के बाद x का 95% बचा। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इसका बची हुई का, ये कह रहा है बची हुई का 20% खाने पर, यानी 20% इसका खाने पर खर्च कर देंगे, तो अब जो ये बच गई इसका 80%, इसका 80% आपके पास बचेगा। अब इसका 80% निकाल लोगे यानी 20% और खर्च कर दिया, और अगर 20% और खर्च कर दिया 80% बच गया। अब बात समझना, ये जो बचा हुआ है उसमें से 120 रुपए दान के भी दे दिए, तो 120 रुपए उसमें क्या कर देंगे हम, दान के भी दे देंगे, और फिर हमारे पास 1400 रुपए बचते। फिर हमारे पास कितने बचते, 1400 रुपए बचते। तो इसका मतलब आपने ये सीखा कि आपको इस वाली बात को सीखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये फालतू के मेथड होते हैं 100 मान के करना, ठीक है। जिनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है वो 100 मानते फिरते, और जब आपको ये पता ही नहीं है कि सवाल होगा कैसे तो स्पीड कैसे बनेगी मेरे भाई। आपको क्या करना है, स्पीड से काम करना है मैथमेटिक्स में। अगर आपके पास स्पीड नहीं है मैथमेटिक्स की तो फिर आपका ये पेपर क्लियर हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको समझाना चाहूं वैसे समझो। पहली बात तो ये, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो आपके पास जो भी आए है वो अपने आप में 100% है या नहीं। अगर ये 100% है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां 100% में से 5% आपने खर्च कर दिया तो 95% बची, और 95% को आप लिखते हैं 95/100। इसका मतलब ये हुआ, आप ये काटेंगे और ये 19/20 भी लिख सकते थे। ये मैं काम करना सिखा रहा हूं, आगे के सवालों में मैं ये सब नहीं लिखूंगा। पहले सवाल को मैं पूरा 10 से 15 मिनट देने वाला हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और परीक्षा में आप मात्र 3 या 5 सेकंड में ऐसे सवाल को उड़ा दें। तो ये वाली जो प्रिपरेशन आपको चाहिए, इस वाली प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ तो बैकग्राउंड में काम करना पड़ेगा, और वो बैकग्राउंड का काम है क्या वो देखिए आप मेरे साथ। अगर आपकी इनकम 100% है, अगर उस इनकम में से 5% आपने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 95% यानी 95%। अब आप समझिए 95% को आप कहते हैं प्रत्येक 100 पर 95 यानी 19/20। वाकई में मैं इस सवाल को ऐसे करता कि 5%, अब देखिए 5% को मैं लिखता 1/5, जो मैं पहले से सीख चुका हूं, जो मैं पहले से सीख चुका हूं कि 5% को हम 1/5 कहते हैं। पहली क्लास में हमने ऐसा डिस्कस किया था। अगली बात, अगर 20% की बात करें तो 20% को हम कहते हैं 1/5, इसको कहते हैं हम 1/5, ठीक है, 1/5 कहते हैं। और 1/5 का मतलब क्या होता है, देखिए अब 1/5 का मतलब होता है, अगर मैं प्रतिशत में 1/20 जो लिखा था उसको मैं भिन्न में बदलूं तो उसको हम कह सकते हैं 1/5। अब आपको मैं ये कहना चाहता हूं 5% को हमने यहां थोड़ा गलती कर दी लिखने में, ये हुआ आपका 1/20 और ये हुआ आपका 1/5। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं, 1/20। अगर ये बात हम जानते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि 20 अगर टोटल है, ये अगर टोटल है, ये अगर टोटल है तो उसमें से एक खर्च कर दिया आपने किसी भी एक आइटम पर, और जब एक में खर्च कर दिया तो बचेगी कितनी, 19 यानी 19 बचेगा। और इस वाले में ये टोटल है आपका,
ये अगर टोटल है और इसमें से ये खर्च कर दिया तो यहां पर कितना बचेगा शेष, यहां पर शेष बचेगा 4, यहां पर शेष बचेगा 4 और यहां पर जो शेष बचेगा वो बचेगा आपका कितना 19। ये वाली बात, ये रफ वर्क है जो मैं आपको कर करके दिखा रहा हूं। 20 में से 1 खर्च कर दिया 19 बचेगा, 5 में से 1 खर्च कर दिया 4 शेष बचेगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अगर ये बात समझ में आई तो फिर अब मैं इस रफ वर्क को यहां से हटा रहा हूं और दोबारा मैं लिखूंगा। और अब ध्यान देना जरा, कॉन्सेप्ट को डेवलप होने के बाद हम इनको कैसे ड्राइव करेंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर आपने ये वाली बात भी समझी और एक दूसरी बात आपने ये समझी, अगर आप ये वाली बात समझ गए हैं कि 5% खर्च करने के बाद, अगर 5% के ओके हाँ, तो अगर 5% खर्च करने के बाद 95% बचता है और अब ये जो अमाउंट बचा हुआ है आपके पास ये वाला, इसका भी 20% खर्च कर देंगे। अब इसका भी 20%, इसका 20% खर्च करने के बाद, इसका 20% खर्च कर देंगे। खर्च करने के बाद कितना शेष बचेगा बताइए? इसका बचेगा शेष कितना? 80% शेष बचेगा। और जब 80% शेष बचेगा, 80% शेष रहेगा, ठीक है, शेष रहेगा। तो आपने क्या करना था, x मान लिया आपका कितना था इनकम x का 95% आपने बच गया था पहले। क्यों? क्योंकि 5% आपने खर्च किया तो 95% निकाल लिया। तो x का आपने क्या निकाला? 95% निकल गया। अब ये जो बचा हुआ है आपके पास 95%, उसी का आपको 20% खर्च करने के बाद 80% शेष रहेगा, यानी इसी का 80% हम निकालेंगे और जो अब जो बचेगा ये उसमें से 120 आप दान में दे देंगे और इस तरीके से आपके पास 100 यानी 1400 रुपए बचेंगे। उस तरीके से आपके पास 1400 रुपए बचेंगे। आप क्या करेंगे, इस चीज को आप दोबारा से लिखना शुरू करना मेरे साथ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उस तरीके से। अब देखिए, आपने अभी भी इनकम कितनी माननी है? x ही माननी है, ध्यान रखना। बट मेरे को एक लाइन में आंसर चाहिए। एग्जाम हॉल में या जब परीक्षा हो रही होगी उस समय हमारे पास समय उतना नहीं होता कि हम इनको x मान के करें या फिर कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें। तो आप क्या मान लोगे? पहला काम ये मान लेना कि आय तो है x और बाकी का गेम माइंड में चलने देना। टोटल गेम माइंड में चलेगा और आपको सोल्व क्या करना है वो देखिए। अब आप ये करेंगे, x का 5%, 2, ये वाली बात मैं यहां लिख के चल रहा हूं। 5% बराबर 1/20, 20 में से 1 खर्च हो गया तो x का, अगर x 20 है तो 1 खर्च कर देने के बाद 19 बच गया। अगली बात, 20% जो बच जाता है उसका, यानी 20% यहां खर्च हो गया तो 20% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5, 5 में से 1 यहां खर्च हो गया। तो अब मैं ये जो आ गया अपना, इसका भी 1/5 खर्च कर दोगे तो 4/5, यानी 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 4 बच गया। और ये बच गया, उसमें से आप देखिए यहां पर 120 रुपए जो है वो दान में देता है, 120 रुपए दान में देता है। अब मैं अगर ऐसा मानूं कि दान में दिया ही नहीं, भाई ने दान ही नहीं दिया, और अगर दान नहीं दिया तो फिर आपके पास कितना बचेगा? 1400 नहीं बचेगा। कितना बचेगा? 1400 प्लस 120, 1520। ये जोड़ना आता है सबको। 1400 में 120 रुपए अगर हमने दान नहीं दिया तो फिर वो भी तो जोड़ लोगे आप यहां पे, 1520। और अब इसको सोल्व करने की कोशिश करना। मैं देखो कैसे सोल्व करता हूं इसको। 19 गुणा 4 होता है 76। कितना होता है? 76। और ये जो 76 का अगर आप पहाड़ा बोलेंगे तो ये 2 बार बोल सकते हो 152 में, और 1 0 लगा दोगे तो 20 बार कट जाएगा ये। और अब x क्रॉस गुणा करेंगे तो 20 गुणा 20 गुणा 5, 20 गुणा 20 400। फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूं ये वाला लाइन,
20 गुणा 20 गुणा 5, और ये कितना हो गया भैया 400 गुणा 5, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये 2000 आंसर करेगा। कितना आंसर करेगा 2000। तो आप इस सवाल का आंसर जो करते वो डी ऑप्शन 2000 करते। और अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ये वाली बात मैंने यहां लिखी नहीं है, वहां पर 1520 मैंने डायरेक्ट लिखा है। फिर भी अगर आपको तकलीफ है इस बात से कि आप इसको लिख के बताइए, तो मैं आपको यहां से लिख देता हूं। कैसे, देखिए ये जो 1520 आया है वो आया है आपका 1400 प्लस 120। और आप अगर इस बात को वापस अगर एक बार लिख के दिखाना चाहूं मैं आपको, तो देखो यहां पर एक बार देखना, x का 19/20 किया आपने, ये जो आप जान चुके हैं, x का 19/20 आपने किया। और उसके बाद ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको ये वाला कलर? अगर नहीं दिख रहा तो आप देखिए, मैं ठीक है दूसरा वाला कलर ले लेते हैं। मान लो x इंटू 19/20 ये वाला था, और इसको गुणा किया था आपने कितने से? 4/5 से, और इसमें से 120 घटाया, तब आपके पास 1400 आया। अब मैं ये कहता हूं कि क्या ये उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा? तो जब ये इसमें प्लस होगा तभी तो ये आया होगा। चलो बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलो बहुत बढ़िया दिख रहा है तो। और यहां अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, चलिए मैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। भाई इसके नोट्स बनाते रहना, आप पॉज करके भी देख सकते हो दोबारा बाद में जब भी देखो आप इसको, ठीक है, रिवाइंड करके भी देख सकते हो। और अभी ये तो यूट्यूब पर भी लाइव है, तो वहां से आप देख लेना। चलिए सवाल नेक्स्ट देख रहे हैं हम 37, पढ़िए इसको मेरे साथ साथ। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है, शेष का 70% खर्च कर देने के बाद उसके पास 210 रुपए बच जाते हैं। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए हैं? नहीं, क्या नहीं भाई? दिख रहा है सबको? आगे बढ़ सकते हैं आराम से। आगे बढ़ सकते हैं सब लोग। चलिए, अगर एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है तो शेष का 70% खर्च कर देने के बाद 210 बच जाते हैं। और अगर 210 बच गए तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे ये आपको बताना है। और प्रारंभ में कितने रुपए थे, देखिए मैं ये कह देता हूं कि मान लो आदमी के पास पहले कितने थे प्रारंभ में, वही आप कह दो कि आदमी के पास प्रारंभ में x रुपए थे। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है x से सवाल छोटा भी होता है। आपको ऐसा एक बनाया गया आपके लिए कि x से सवाल बड़ा होगा, x मान के नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप ये समझिए कि x मानने से सवाल छोटा भी हो सकता है। और अब अगर मैं इस बात को समझूं, यहां से 12.5% को मैं कहूंगा 1/8। क्या ये बात हम सब जानते हैं? 12.5% को हम कह सकते हैं 1/8। और अगर हम इसको 1/8 कह सकते हैं, अगर हम इसको 1/8 कह सकते हैं, तो 8 में से 1 खो दिया, ये वाली बात हुई। इसका मतलब देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि अगर 12.5 का प्रतिशत से भिन्न में बदलोगे तो मैंने आपको बताना है कि 1/8। और 8 में से 8 ये जो है टोटल, ये टोटल इनकम है। ये क्या है? आपकी टोटल आय है, ये टोटल आय है। और 1 आपने खो दिया, ये आपने खो गया, है ना, ये खो गया। इनकम का 1/8 खोना या 12.5% खोना एक ही बात है। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं, चलिए अगली बात देखिए एक बार। उसके बाद 210 बच जाते, 70% खर्च करेंगे, जो शेष बचेगी। अब देखिए मैंने ये कहा कि 8 में 1 खो गया तो कितना बचा? 7। मैंने x भी नहीं मानना इस बार। क्यों नहीं मानना? क्योंकि 8 से मैं और आसानी से सोल्व कर लूंगा। 7 बच गई शेष, ठीक है। 8 खो गया, टोटल आय में से 1 खो गया, तो 7 कैसे बचेगा?
8 माइनस 1 बराबर 7, और ये क्या बची आपकी शेष। अगर मान लो 7 शेष बचती है तो 7 शेष का, 7 जो शेष है इसका अगर वो 70% की बात करें खर्च कर देने की, अब देखिए यहां से मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट मारने वाला हूं, वो ये है कि 70% अगर मैं खर्च कर दूं तो बचेगा कितना 30%। 7 है मान लो संख्या, ठीक है, यानी 7 आपका टोटल इनकम है, मान लिया ऐसा 7 है, इस बार 100 भी नहीं मान रहे हम, तो उसका मतलब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 7 का 70% खर्च कर देने के बाद 7 का 30% बचेगा। 30% का मतलब होगा 3/10। तो मेरे भाई इस बात को ऐसे समझ, 70% खर्च कर देने के बाद 30% बचता है, और 30% को अगर भिन्न में बनाएगा तो 30/100 लिखेगा, एक जीरो से एक जीरो काट देगा और ये 3/10 बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास 12.5% आय खोई, इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से 12.5% आपने खोया। इसको मैंने भिन्न में चेंज किया 1/8, तो इसका मतलब 8 टोटल इनकम में आपका 1 खो गया, तो आपके पास बची 7, और 7 का 70% खर्च कर देने के बाद 30% बचता है, और 30% को मतलब 7 का 3/10 ये आपके पास बच गया, और ये जो बचा हुआ है ये ही आपका 210 है। इसी का मान 210 रुपए है। अगर 210 इसका मान है तो आप देखिए ऊपर ऊपर वाले कट जाते हैं, और ऊपर ऊपर वाले अगर ये कट रहे हैं तो भैया क्या करोगे, 7 गुणा 3 21, और ये 21 दिख रहा है, यानी यहां 10 आएगा या 1, तो 1 से यहां कटा, यानी 1 का मान अब अगर क्रॉस गुणा करोगे तो 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 का मान अगर 100 है तो टोटल इनकम पूछा है प्रारंभ में कितने रुपए थे उस व्यक्ति के पास खोने से पहले, तो वो थे आपके 8, तो 8 का वैल्यू कितना आएगा, 800 आएगा। 800 से गुणा कर दिया, 800 रुपए थे उसके पास, और ये ही हमारा आंसर रहेगा इस सवाल का। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगी। जी भाई नमस्ते। चलिए तो एक बार इस बात को हम फिर से अगर सोल्व करें आगे, नहीं ये तो हो ही गया, नेक्स्ट चल सकते हैं हम आराम से, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सेम पैटर्न पर बेस्ड एक और सवाल है हमारे पास, और एक और सवाल है, वो सवाल क्या है देखिए, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई, और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी ये बताना है। तो देखिए ये तार हो या इनकम, बात तो वही है, या फिर कोई संख्या बोल दे आपको, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा स्पीड से बना लेते हैं इसको। कैसे देखिए, आपको एक तो 70% चोरी हुई है और एक 10% है, तो इस बार मुझे लिखने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। अगर आप ये समझ गए तब तो आप एक बात समझ ही गए होंगे कि 90% को क्या कहते हैं, 10% को क्या कहते हैं और 70% को क्या कहते हैं। मैं तो ये मान लेता हूं कि ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई जो तार की थी ना, वो क्या थी, x मीटर थी। ठीक है, ऐसे मान लिया तार की जो वास्तविक तार थी वो x मीटर की थी, मैंने क्या माना, x मीटर। ठीक है, x मीटर की थी। अब x मीटर की तार पहले थी, कितनी थी पहले, x मीटर थी मान लो। 10% आपने क्या कर दिया, चोरी कर दिया, तो 10% का मतलब आप समझते हैं 1/10 होता है। 10 अगर टोटल है तो उसमें से एक चोरी हो गई, एक चोरी हो गई, तो आप देखेंगे कि x का 9/10 बचेगा। x का कितना बचेगा, 9/10 बचेगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आएगा आपको हर एक बात। थोड़ा सा हम जो पहले क्वेश्चन में समय दिए थे उसके बाद अगले क्वेश्चनों में वही बेसिक्स काम आएगा, और आप देखना स्पीड आपकी बहुत फास्ट बनने वाली है। ठीक है, तो देखिए x का 9/10 आपने कर दिया। ये 9/10 कहां से करा, क्योंकि आपने 10%, देखिए 100 में से 10 गया तो बच गया कितना, 90, यानी 90% तो बची हुई है ना 10% चोरी होने के बाद। और अगर 10% चोरी होने के बाद 90% बच गई, अब बची हुई में से 70% खर्च कर देगा, यानी इसका 70% खर्च कर देगा। तो इसका 70% खर्च कर देने के बाद भैया, इसका 70% खर्च कर देने के बाद आपके पास
जो बचेगी वो इसका 30% बचेगी, और वही तार की लंबाई कितनी बोल रहा है, 810 बोल रहा है, यानी उसी तार की लंबाई कितनी बोल रहा है, 810 बोल रहा है। अगर 810 बोल रहा है तो आप देखिए 9 गुणा 3 27 होता है, ये 9 गुणा 3 27 होता है, और 27 को पहाड़ा अगर जानते हो तो 81 में 3 बार जाता है, 1 0 लगा दो, 30 बार गया भाग। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो 10 गुणा ये 10 और क्रॉस गुणा कर देंगे उधर 30 से, तो ये आंसर आएगा आपका 3000 मीटर। 3000 मीटर। आप समझ गए होंगे, इस सवाल का आंसर रहेगा आपके पास सी ऑप्शन। अब आप इसको कंफर्म करिए एक बार कि ये समझ आता है कि नहीं आता आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3000 आंसर, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। अभी जो कर रहे हैं उस पर एक बार उस पर फोकस करो भाई, एक बार डाउट सेशन भी ले लेंगे, तब देखना आप अपने सवाल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दो एक बार। किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, फिर इसमें 10% की कमी आ जाती है, वेतन में कुल मिलाकर कितना फर्क आया। अगला सवाल देखिए अलग टाइप का आ गया। अब यहां पर इस तरीके के सवालों को करने के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, वो समझना सबसे पहले। देखिए यहां पर किसी संख्या में पहले बढ़ेगा, पहले इस तरीके के सवाल पहले बढ़ेंगे और फिर घटेंगे, या फिर दोनों, कोई भी ऐसे समझिए कि कोई संख्या है उसमें पहले कुछ प्रतिशत वृद्धि होगी और फिर कुछ प्रतिशत उसमें कमी होगी, है ना। और फिर ये जरूरी नहीं कि एक बार ही हो या दो बार ही हो, ये 2 बार से ज्यादा भी हो सकता है, 3-4 बार भी हो सकता है, इस तरीके का। तो इन सवालों के आंसर के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं जो आपको थोड़ा सा स्पीड स्टार्टिंग में इंक्रीज कर सकता है, तो इसलिए आप इस बात को लिख लेना यहां पे कहीं अपनी नोटबुक पर। मैं यहां लिख रहा हूं, आप ये 2-3 फॉर्मूले लिखिए यहां पर। पहला फॉर्मूला ये लिखिए, अगर a% वृद्धि कर रहा है तो आप इसको प्लस का a% लिखिए, प्लस अगर b% भी वृद्धि कर रहा है तो b को भी जोड़ दीजिए, और फिर प्लस का ab को गुणा करके 100 का भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर दोनों प्रतिशत बढ़ रहे हैं, अगर दोनों प्रतिशत बढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से करिए। अगर दूसरा सवाल करना है और दूसरे में अगर मान लो a% की वृद्धि हो रही है किसी संख्या में, लेकिन b% की अगर कमी हो रही है तो -b कर दो, और जब a और b को गुणा करोगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इस कंडीशन में तो यहां बीच में माइनस आएगा। और अब आप बता देंगे कि सर जी ab/100 लिख देंगे यहां पर। और अगली बात, एक तीसरा फॉर्मूला ये बना सकते हो आप कि अगर इनमें से b- की बजाय अगर a- में हो जाए और b प्लस में हो जाए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले किसी संख्या में कमी करी जाए कुछ प्रतिशत, और दूसरी बार कि उसी संख्या में कुछ प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो टोटल फर्क कितना पड़ेगा, तो -a + b, और जब इन दोनों को गुणा करोगे तो -c आएगा, ab/100 लिख देंगे, इतना प्रतिशत लिख देंगे। और अगला एक जो फाइनल बनता है वो, मान लो किसी संख्या में 2 बार कमी होती है, ठीक है, ये डिस्काउंट में भी लगाया जा सकता है। अगर किसी संख्या में 2 बार कमी हो रही है तो -a -b, लेकिन माइनस के ab को गुणा करोगे, दोनों माइनस के साइन है तो प्लस हो जाएगा, और ab/100 आप लिख देंगे। तो ये 4 बातें आप लिख के रखना अपने कहीं नोटबुक पे, ये आपको काम आने वाली है। और अगर ये आपको काम आने वाली है तो आप एक बार इस बात को समझिए, यहां पर किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की वृद्धि होती है, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, यहां पर कमी बोल रहा है और यहां पर वृद्धि बोल रहा है, इसका मतलब पहले वृद्धि और दूसरी बार कमी। आपका ये फॉर्मूला नंबर 2 काम आएगा, यहां पर फॉर्मूला नंबर 2 काम आएगा। और अगर ये फॉर्मूला नंबर 2 काम आने वाला है तो आप क्या करेंगे, 10% की वृद्धि और 10% की ही अगला 10% की ही आपके पास कमी है, तो डाउन एरो।
ठीक है, अब मैं आपको ये वाला जो सवाल है उसको अगर समझाऊं तो आप क्या करेंगे, इसको देखना। 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणा 10/100 ऐसे सोल्व करना। ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, तो ये तो खत्म ही हो गया, 0 बचेगा। और यहां पर भी आपके पास 100/100 है, तो एक बार भाग जाएगा, ऐसा नहीं कर देना कि कुछ भी आए, तो -1%। तो जो फर्क आएगा वो कितना आएगा, 1% का आएगा। यहां पर प्लस माइनस नहीं लिखा, फर्क पूछा है तो फर्क आ ही जाएगा, कितने का, 1% का फर्क आ जाएगा। इसके बाद अगला जो हम करने वाले हैं वो देखिए। अगर इतनी बात आपने समझ आई, अगर इतनी बात आपको समझ में आई, तो आप इससे ये सीख पाए कि ये फॉर्मूले लगा के आप इसको करेंगे। तो क्या ये फॉर्मूले के बिना नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं, यहां पर देखिए, मान लो संख्या आपके पास 100 है, अगर इसका मैं 10% बढ़ा दूं पहले, तो ये संख्या इसका 10%, 10 बनाकर कितना बना, 110। लेकिन अब ये बढ़ी हुई संख्या का 10% घटेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। अगर इसमें से 11 घटाओगे तो 99 ही बचेगी। अब मैं ये कहना चाह रहा था, स्टार्टिंग में आपके पास 100 था, अब आपके पास 99 है, तो ओवरऑल 100 और 99 मतलब फर्क कितने का आ गया, 1 का। ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूं यहां पर, कि अगर ये वाला फर्क आपके पास पहले 100 था, अब आपके पास 99 रह गया, इसका मतलब आपके पास 1 का फर्क आया, कितने पर, पहले वाले 100 पर। और 100 पर 1 के फर्क को ही 1% कहते हैं, उसी को तो हम 1% कहते हैं। तो ये वाली जो बात थी, ये वाली बात हम हर बार नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, 1%, हाँ 1 ही % आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, उससे पहले आप एक बार इन बातों को समझ ले कि हम ऐसे फॉर्मूले लगा के कर सकते हैं, और अगर ये वाला करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, बट ये ठीक तरीका रहेगा नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये करके दिखाना था। इसको यूज नहीं करेंगे परीक्षा में, आप ऐसे ही यूज कर लेना जैसे मैंने अभी आपको बताया यहां पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार, नेक्स्ट में क्या रहेगा इस सवाल में। एक श्रमिक का वेतन आरंभ में 10% बढ़ा दिया जाता है तथा बाद में 5% कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना फर्क आया। तो अब आप इसको भी देखिए, पहले कितना आ रहा है, पहले आ रहा है 10% बढ़ाया गया, तो आप लिख देंगे 10%, यानी 10 लिख देंगे, और उसके बाद 5% कम कर दिया तो 5% कम कर देंगे। एक दोनों में से माइनस आ जाए तो आप क्या कर देंगे, माइनस लिख देंगे, 10 गुणा 5 लिख देंगे और बटा 100 कर देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, और यहां पर कितना हुआ, ये 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, माइनस यहां पर ये 0 काट के या पॉइंट लगा देंगे, और ये बचा आपका 0.5। इस तरीके से आंसर करेगा 4.5% फर्क पड़ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आप कर लेंगे आंसर, बी ऑप्शन आप आंसर कर लेंगे। जी सर, थैंक यू। और इसके बाद अगला सवाल हम करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, 4.5, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए अब नेक्स्ट हम सवाल करेंगे, हमारे पास सवाल नंबर 41 है। एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत वास्तविक मूल्य से 20% बढ़ाकर रखता है। मांग में वृद्धि के कारण एक बार फिर से मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, उसे मुनाफा कितना होगा। एक दुकानदार वस्तुओं की कीमत वास्तविक मूल्य से 20% बढ़ाकर रखता है, तो आप क्या करोगे, 20% बढ़ा के रखेगा, फिर 20% बढ़ाएगा। देखिए इस बार 2 बार 20% बढ़ा रहा है, और अगर 2 बार 20% बढ़ा रहा है तो आपको क्या सीखा था, दोनों प्लस करने, 20 + 20 प्लस 20 गुणा 20/100, ये कर देना है आपको। यहां से लिखेंगे आप 40, और यहां से लिखेंगे आप 1 0 काटने के बाद 2 गुणा 2 4, और इस तरीके से आप आंसर करेंगे 44%। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपकी। बहुत बढ़िया, शेयर कर दिया, बहुत ही अच्छे।
चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले कर में 20% की कमी की जाती है एवं इसकी खपत में 15% की वृद्धि होती है, राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए इस सवाल को भी आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। आपके पास टैक्स में कमी करी गई है, टैक्स में क्या किया गया? कमी, इसलिए खपत में क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। देखिए जब भी टैक्स कम होता है तो चीजें ज्यादा खरीदी जाती हैं, और जैसे ही चीजें ज्यादा खरीदी जाती है, नो सर, किस चीज के लिए नो सर? लिखिए किस चीज के लिए नो सर? हाँ देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आपको दिख रहा है, लेकिन हम इसको भी ट्रीट वैसे ही कर सकते हैं जैसे पिछले सवालों को ट्रीट कर रहे थे। देखिए अगर जब कर में कमी कर रहे हो 20% की, तो इसका मतलब आपने 20% किसी संख्या में कमी करा, और उसकी वजह से आपके टैक्स जो खपत था, प्रोडक्शन था, उसमें आपका, हाँ नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। नो सर का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर 15% वृद्धि होती है, इसका मतलब यहां पर 15% प्लस में आ जाएगा, और अब आप क्या कर लेंगे? -20 और प्लस के 15, माइनस यहां लिख देंगे, दोनों को आप गुणा करेंगे, 20 गुणा 15, 20 गुणा 15 बटा 100, और अब देखेंगे यहां से आएगा -5, यहां से आएगा -5, और ये बीच में माइनस का साइन रहेगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे कैसे? ये कटा, और ये 2 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये कटेगा कितनी बार? 3 बार, तो इसका मतलब ये -3 आएगा। इस तरीके से दोनों वैल्यूज माइनस में रह गई, -5 और -3 कितना बन जाएगा? -8। -8% का मतलब देखिए, डिक्रीज और इंक्रीज दो ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब होता है कमी और वृद्धि। तो डिक्रीज का मतलब होता है कमी, कितना परसेंट? 8% की कमी हो रही है, तो ये कमी है, ठीक है। क्या है? कमी है, ये कमी है, ठीक है, कमी। इसका मतलब बी ऑप्शन आप आंसर कर लेंगे, बी ऑप्शन में आंसर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, सही कर रहे हो सब लोग। चलिए नेक्स्ट देखें एक बार, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे सब लोग। एक बार अगला सवाल भी देखेंगे सब लोग, आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन के रकबा में 10% की कमी आती है, 10% की कमी आती है, तथा मानसून में विलंब की वजह से उत्पादन में 8% की कमी आती है, 8% की कमी आती है, तो 8% की कमी आती है, तो राजस्व पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा? तो राजस्व पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा बताना है आपको सबको ये। हाँ देख, एक बार इसको करके आप कमेंट करना इसका आंसर। चलिए इसको करते हैं। आपके पास जमीन के रकबा में 10% कमी आई है। जब रकबा का मतलब क्या होता है? देखिए आप, लैंड होल्डिंग होता है, इसका मतलब जमीन किसी और की है और उसमें काम कोई और कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया? 10% की कमी कर ली है उसमें, और मानसून में विलंब के कारण उत्पादन में भी कमी हो गई है 8% की। तो राजस्व यानी जो उसने प्रोडक्शन किया है या रेवेन्यू जनरेट किया है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो दोनों बार कमी हो रही है, इसका मतलब 10% की कमी, और फिर से 8% की कमी, दो बार माइनस हुआ, तो भैया यहां पर प्लस करना पड़ेगा 10 गुणा 8 और बटा 100 कर देना है बस, और कुछ करना ही नहीं है आपको यहां।
और अगर ये आपको इस तरीके से मिल रहा है तो ये हुआ माइनस का 18 और ये हुआ प्लस का 0.8, 0.8, और ये इस तरीके से आंसर करोगे आप माइनस का 17.2%, 17.2% माइनस में, इसका मतलब डिक्रीज वाली बात कर रहा है, यहां डिक्रीज लिखा हुआ था, बात वही है। तो बी ऑप्शन फिर से आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को तकलीफ है तो बोल सकता है मुझे, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं? बहुत बढ़िया शालिनी, बहुत बढ़िया चल रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, किसी सिनेमा की सीटों की संख्या 5% घटा दी जाती है, टिकट का मूल्य भी 5% घटा दिया जाता है, संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, सबसे पहले आपने सीटों की संख्या घटा दी है और फिर आपने टिकट का मूल्य भी घटा दिया है। दोनों ही अगर आपने घटा दिए तो आपके संग्रहित राजस्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो आपका रेवेन्यू है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। -5 प्लस 5 गुणा 5/100, -5 और -5 कितना हो जाएगा? माइनस का 10, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 25/100। 25/100 का मतलब होता है, 2 जीरो काट लो और यहां पर पॉइंट लगा दो, इसका मतलब -10 प्लस 0.25 करोगे तो माइनस का बचेगा कितना? देखिए 0.25 घटाओगे तो 9.75 माइनस में आएगा, और ये परसेंटेज लगा दो ताकि आप ये कह सको 9.75% ये वाला आपका आंसर रहेगा, यानी ये वाला प्रभाव पड़ेगा। और ये माइनस में है यानी कमी, इसमें आप लिख सकते हो कमी, ठीक है, यहां पर कमी शब्द लिख सकते हो आप। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 45। देखिए सवाल नंबर 45 आपके पास है, किसी सिनेमा की सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है, टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाता है, तो संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इस बार परसेंटेज ही तो अलग है, कुछ करना ही नहीं है भाई। 25 बढ़ा दिया, तो फिर बढ़ा दिया आपने 10, तो इस बार दोबारा भी बढ़ रहा है, फिर प्लस 25 गुणा 10/100 करना है, ये आया आपका 35, प्लस यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 2.5, ये जीरो यहां से हटेगा और यहां पर पॉइंट लग जाएगा 2.5, और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 37.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि होगी इस बार वृद्धि होगी। तो सवाल 45, मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 46, और 46 में कह रहा है कि किसी आयत की भुजाओं को मापने के क्रम में एक भुजा यदि 5% अधिक माप लिया जाता है तथा दूसरी को 4% कम माप लिया जाता है, तो इस माप से क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की गणना करें। देखिए आज ये समझिए कि जब भी आयत की भुजाओं को 5% या 4% ऐसा कोई प्रतिशत कम या ज्यादा मापने की बात करें तो आप इसमें लगा सकते हैं ये वाली चीज, क्योंकि यहां पर दो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो लंबाई को अधिक माप लिया गया कितना? 5, और इसको कम माप लिया गया कितना? 4। तो कम कर रहे हो, इसका मतलब 5 - 4 कर दो आप, ये अधिक था इसका मतलब इसको वृद्धि हुई है, इसमें कमी करी गई है इसका मतलब माइनस का 4 लिखना है, और जब दोनों में से एक माइनस आ जाए तो बीच में -5 गुणा 4/100। देखो सेम टाइप के सवाल था, और इनका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 5 - 4 कितना आएगा? 1, माइनस ये कितना आ जाएगा? 20। 5 गुणा 4 20 होता है, और ये कितना होता है? 100। देखिए इनमें से आंसर करना है तो 20 का मतलब 1 और 100 या नीचे है तो 1/20 का 20/100 का मतलब होता है 1/5, 1/5। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करोगे? देखो 5 गुणा 1 कितना हुआ? 5, माइनस है तो माइनस करो, प्लस होता तो प्लस करते, तो 5 गुणा 1
मतलब 5 माइनस 1 कितना हुआ 4/5% लिख दो। कम है कि ज्यादा, ज्यादा, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। 4/5 ए ऑप्शन आंसर करेंगे, ए ऑप्शन आंसर करेंगे भाई। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, एक बार अगला सवाल देख लेते हैं। किसी आयत की दोनों भुजाएं क्रम से 20% एवं 5% बढ़ा दी जाएं तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखिए, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि 20% प्लस 5%, 20% प्लस 5% प्लस 20 × 5/100, और आप ये देखिए यहां से हो गया 25 प्लस ये 100 और ये 100 कितनी बार कटा? एक बार, और इस तरीके से 26% आप आंसर कर सकते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए, इसको करने के और भी तरीके हैं, इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको कर रहा हूं ये सिंपल बता रहा हूं, एकदम सिंपल बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा सोचने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको चाहूं तो ये वाले पैटर्न भी आपको मैं डिस्कस कर सकता हूं। देखिए, अगर 20% की बात कर रहे हो आप, तो 20% को कहते हैं हम 1/5, और अगर आप बात कर रहे हो 5% की, तो इसको कहते हैं हम 1/20। अब आप इसको एक बार सही से समझने की कोशिश करना, जो कॉन्सेप्ट मैं यहां समझाऊं आपको, इस पर थोड़ा सा समय देना, आपका दिमाग खुलेगा। देखिए, आप कर रहे हैं लंबाई और आप कह रहे हैं यहां पर चौड़ाई, ठीक है? या फिर मैं इसको ऐसे नहीं लिखकर, मैं इसको ऐसे नहीं लिखकर एक दूसरे तरीके से लिख देता हूं। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि आपका ये तो था लंबाई, और ये पहले था, और ये अब है, ठीक है? ये वाला लंबाई। अब इसका मतलब 20% का मतलब पता है क्या है? पहले कितना था? 5, और अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6। और अगर L के बाद में चौड़ाई यानी B की बात करूं तो B 1/20 है, 20 पर 1 बढ़ा है, तो अगर ये 20 है, यहां 20 है, तो यहां पर कितना होगा? 21 होगा, ठीक है? अब आपको बात क्या करनी है? बात ये करनी है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपका होता है एरिया। क्या होता है? एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, ये होता है क्षेत्रफल। तो पहले वाला जो क्षेत्रफल आ रहा था आपका 20 × 5 कितना आ रहा था? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, 100 आ रहा था। लेकिन अभी कितना आ रहा है? 6 × 21 कितना आ रहा है? 126 आ रहा है क्षेत्रफल। तो अब आप देखेंगे कि आपके यहां से कितना बड़ा क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे जी 26 बढ़ गया, है ना? और 100 पर बढ़ा है, इसका मतलब 26% बढ़ा है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों तरीके से समझे हमने, ऐसे भी समझा और वैसे भी समझा। मुझे लगता है वैसे कर सकते हो आप आराम से, आयत के सारे सवाल हो जाएंगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिवाइंड करके देखना, बाद में देखना इसको। अभी तो मैं चलता हूं आगे, अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो। देखिए, सवाल है, अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, इस बार कितना बढ़ा रहा है? 37.5%, और चौड़ाई को 20% घटा दे, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप इनको ऐसे जोड़कर करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसे लिखें और फिर यहां -37.5 × 20/100, ये भी कर सकते हैं। देखिए, ज्यादा मुश्किल है नहीं, 17.5 यहां से, और माइनस इनका अगर आप सोल्व करोगे तो आप इसको इससे गुणा करोगे, 37.5 और 37.5 कितना होता है? 75 होता है। 75 ये होता है आपका 75, और 75 को देखिए, 37.5 को मैं यहां से ये जो आपका 10 को मैंने इससे काट लिया और बटा 10 कर दिया, और ये यहां पर पॉइंट लगा दिया। अब आपको इसमें से ये घटेगा, तो क्या आपके 17.5 में से 7 गया तो 10% बचता है कि नहीं? तो ये वाली बात, अगर आप वैसे भी करते इसको, मेरा तो सर ऐसे ही पढ़ना हुआ है, बहुत ही बढ़िया।
जी। तो अब देखिए एक बार इसको आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, 37.5% मतलब है 3/8 और 20% का वैल्यू होता है 1/5। ये बातें आप जानते हैं। अब एक बार में तो क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हो आप, ये बढ़ा रहे हो, और एक बार में आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। तो इसका मतलब समझिए कि आप पहले क्या कर रहे थे, 8 से कितना कर दिए 11, ये लंबाई है आपकी। और अगर ब्रेथ की बात कर रहे हो तो 5 से कितना कर दिए 4। तो ये पहले लंबाई गुणा चौड़ाई जो एरिया आ रहा था आपका, ये कितना आएगा, 8 गुणा 5 40, और ये कितना आएगा 10 गुणा 4 44। आप देख रहे हो 4 बढ़ा कितने पर, 40 पर। तो भैया 100 पर कितना बढ़ेगा, 100 पर बढ़ेगा कितना, 4 से 4 कटा और 1 0 से 1 0 कटा, 10%। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, जैसी मर्जी है वैसे समझिए इस बात को। मैं ऐसे भी कर लेता हूं अगर कैलकुलेशन में मजबूत हूं तो। और अगर आपको ये थोड़ा सा समझना और अच्छा लगता है ऐसे, तो आप इसको ऐसे भी प्रैक्टिस करिए। फिलहाल मैं लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज 50 तक डिस्कस करेंगे हम, तो सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल और डिस्कस करने हैं। अब देखिए, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नो सर। ठीक है, देखिए अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वर्ग जो होता है ऐसा कुछ होता है, ये साइड है, ये साइड है इसकी, ठीक है, ये साइड है। तो आप एक साइड को दूसरी साइड से गुणा करोगे तो एरिया आ जाता है। यानी एरिया क्या आता है इसका, आप देखिए साइड इंटू साइड होता है, यानी साइड का स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर जिसको आप कहते हो हिंदी में, ये होता है। तो जब ऐसी कोई बात है कि आपके पास लंबाई और चौड़ाई अलग अलग नहीं है, एक जैसी है, तो फिर आप क्या करोगे। हाँ जी भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करोगे इसको, आप इसको ऐसे समझिए, या तो आपके पास ये 40% बढ़ रही है तो ये भी 40% बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों ही बराबर हैं तो दोनों ही आपकी 40% बढ़ रही है। और आप क्या कर लेंगे इस बार, आपके पास 2 तरीके हैं सीखने के। और एक तो तरीका है आपके पास कि आप 40+40 वाला फॉर्मूला लगा दें, या तो आप 40+40 वाला फॉर्मूला लगा दें, या फिर आप 40 का फ्रैक्शन बनाएं और फिर लिखें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास 40% बढ़ा है तो 2 बार बढ़ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से बढ़ेगी ना उसकी, तो चारों साइड बढ़ जाएंगी 40% से। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ जाएंगी तो 40+40 गुणा 40/100 कर दे और आंसर आ जाएगा 80%। 80 प्लस 110 ये काट दे, 4 गुणा 4 कितना होगा 16, और ये 96% आप आंसर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे भी करते इसको कि 40% को आप लिखते 2/5, और 2/5 का मतलब 5 के ऊपर 2 वृद्धि कर रहा है। यानी पहले अगर साइड 5 है, मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको यहां पर, पहले और अब, पहले और अब, ये अगर आपकी साइड पहले अगर 5 थी तो अब 2 की वृद्धि होने पर कितनी हो गई, 7 हो गई। ये पहले साइड कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 7। अब अगर एरिया की बात करूं मैं, तो एरिया तो भुजा स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। क्षेत्रफल जब करेंगे तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, और जब भुजा का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर 25:49, और ये कितना आ जाएगा आप देखेंगे यहां से 24 आएगा, और 24 कितने पर आएगा 25 पर आएगा, तो 100 पर कितना आएगा आप देखेंगे, ये 4 से कटेगा, 4 गुणा 24, ये आंसर कर लेंगे आप कितना 96% आंसर कर देंगे, जो आप पहले ऐसे भी पता कर सकते थे। दोनों मेथड इसलिए बताए क्योंकि कभी ना कभी आपको ऐसे ओरली भी करना पड़ेगा सवाल, और दोनों ही जानना जरूरी है। चलिए तो आज के लास्ट सवाल पर चलते हैं हम, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके पास, सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ेगी तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए त्रिज्या का मतलब क्या है, रेडियस है, ठीक है, और रेडियस अगर 25% बढ़ती है, तो मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर त्रिज्या r जो है 25% बढ़ रही है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आपकी परिधि भी 25% बढ़ रही है, और व्यास भी 25% बढ़ रहा है, और आपका क्षेत्रफल जो है
25% नहीं बढ़कर कुछ और बढ़ेगा, तो वो कितना बढ़ेगा यही पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखिए 25% को हम कहते हैं 1/4। मैं ये कहता हूं पहले ये था, उस पर ये बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, अब हो गई कितनी 5। मैं ये बात करना चाहता हूं आपसे कि अगर पहले 4 था, 4 पर 1 बढ़ा तो कितना हो गया 5, या 25% का मतलब 100 पर 25 बढ़ना। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आप क्या कर लोगे, या तो आप ऐसे करो, त्रिज्या पहले और अब, पहले और अब, पहले कितनी थी 4, अब कितनी है 5, और अगर ये है तो एरिया कितना रहेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर लगाते आप, दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर लगाते, यहां पर R2 होती, यहां पर 1 होती, स्क्वायर करते, पाई से पाई काट लेते आप, और स्क्वायर ही करना होता। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर ऐसा है, अगर आप ये बात समझते हैं कि इस तरीके से हम इसको सोल्व करते, तो भैया फिर आप क्या करते, आप इसको लिख देते यहां पर कितना 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और क्योंकि पाई से पाई तो कट चुका होता है ना, ये पाई है यहाँ पे, R 4 और 5 था ऊपर दिया हुआ है, पाई से पाई कट चुका है। आप बताइए ये 16:25 होगा क्या, ये 16:25 होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही बोला है आपने, बी आंसर रहेगा, 16:25 रहेगा क्या? तो जब 16:25 है तो आप देखिए पहले 16 था, 25 है, कितना बढ़ गया 16 से 25 कितना बढ़ गया, यहां देखो आप 9 बढ़ गया 16 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए 4 से काट रहा हूं, 4 25, 25 गुणा 9 225, 225 बटा 4 करूंगा, ये आएगा 56.25%। ठीक है, ये वाला सवाल ऐसे सोल्व कर सकते थे, हमने आपको जो कॉन्सेप्ट दोबारा डेवलप करा कि क्षेत्रमिति के सवालों को किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ऐसे मैंने ये इसको सोल्व किया। अब आगे देखिए क्या क्या करना है आपको, आगे इसको आप ऐसे देखना कि आपको जब सीखा हुआ है कि 25 बढ़ रहा है तो फिर से 25 बढ़ा दो ना यार, ऐसे 2 बार बढ़ा दो आप, और आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा अगर आप सीधा ही ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे ही लिख दो आप जो पहले सीखे थे, 25 + 25 और फिर प्लस के 25 गुणा 25 बटा 100 कर दो, ये लो खत्म, 50 तो ये हो गया, प्लस ये 625 बटा 100 करोगे तो 2 जीरो कट के यहां पर पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगा 56.25, ये सिंपल पढ़ लेगा ऐसे। तो सभी लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, लगभग 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा तो हुआ भी नहीं है, और हमने 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। यहां देखिए 4 क्लासेस प्रतिशत की हो चुकी है। 4 क्लासेस का मतलब हमने बेसिक से सीखना शुरू किया था, जहां हम फ्रैक्शन से प्रतिशत और प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना सीख रहे थे, वहां से वो सब करते हुए हम आगे बढ़े हैं, और आज ये चौथी क्लास में हमने सवाल 50 निपटा दिए हैं। अब अगले 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। आप बने रहिए हमेशा, रोज हम लाइव आ रहे हैं आजकल, और ये पूरा चैप्टर हम इस YouTube पर भी डालेंगे और एप्लीकेशन पर तो है ही हमारा। चलिए, तो आज की क्लास में तो भाइयों इतना ही होगा, अगली क्लास में मिलते हैं सब लोग, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं इसी समय लगभग 1 बजे के आसपास। थैंक यू आप सभी को, बाय।